गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम शीत युद्ध के बारे में आपसे कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। शीत युद्ध का आज हमारा लास्ट पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है शीत युद्ध का अंत। हमने देखा कि किस प्रकार से शीत युद्ध का प्रारंभ होता है, क्या कारण रहे हैं, क्या प्रभाव रहे हैं, किस प्रकार से दूसरा शीत युद्ध का उदय होता है और एक संवाद से टकराव की स्थिति आती है। और आज हम शीत युद्ध के लास्ट पॉइंट यानी किस प्रकार से शीत युद्ध का अंत होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या ऐसी कौन से समझौते हैं जिनकी वजह से शीत युद्ध का अंत होता है। एक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक प्रमुख मुद्दा जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ होता है और 1991 तक, जहाँ तक कि सोवियत संघ का विघटन होता है, तब तक ये मुद्दा चलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस प्रकार से कौन से समझौते हुए, घटनाएं हुई जिनकी वजह से शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो इसमें सबसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि 1985 से 91 की एक ऐसी अवधि थी जिसके अंदर शीत युद्ध के अंत की दृष्टि से सोवियत संघ और अमेरिका संबंधों में, ऐतिहासिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दूसरे जो शीत युद्ध के काल में दोनों ही देश हथियारों के अनुसंधान और उत्पादन में लगे रहे, पर ये महसूस करते रहे कि परमाणु शस्त्रों के बारे में कोई न कोई समझौता हो जाना चाहिए, जिससे दोनों ही अपने रक्षा उत्पादन और अनुसंधान बजट में कटौती कर सके और जो खर्च परमाणु अनुसंधान और हथियारों पर खर्च किया जा रहा है वो खर्च मानव कल्याण और लोक कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, शिखर वार्ताएं हुई, समझौते हुए, घटनाक्रम हुए, जिसमें सबसे पहला है जेनेवा वार्ता। जेनेवा की जो वार्ता होती है नवंबर 1985 के अंदर, रीगन और गोर्बाचोव दोनों मिले थे यहाँ पर, और ये 19 और 20 नवंबर 1985 को हुई, जिसके अंदर दोनों ने बीच निजी और गोपनीय बातचीत होती है। और ये बातचीत 6 साल बाद बातचीत हुई। जेनेवा शिखर वार्ता में दोनों ही नेताओं ने ये निर्णय लिया कि परमाणु युद्ध कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए और कभी भी एक पक्ष अपना सैनिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, हथियारों की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्ष वार्ताएं करेंगे। 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसकी पुनः पुष्टि करेंगे और अपील करेंगे कि अधिक से अधिक देश इस पर हस्ताक्षर करें और इसके नियमों को माने। रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंधों की बात की गई। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे कि शीत युद्ध का अंत को पर बल मिला। रोनाल्ड रीगन और गोर्बाचोव शिखर वार्ता होती है 11 से 12 अक्टूबर 1986 को, और स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने से शिखर वार्ता विफल हो गई। हालांकि मगर रीगन ने कहा कि स्टार वार कार्यक्रम को प्रायोगिक शोध और परीक्षण तक सीमित रखने का सोवियत प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं है। फिर भी ये दोनों नेताओं के मिलने से शांति वार्ताओं को बल मिला। इसके अलावा अमेरिका व सोवियत संघ सैन्य जानकारी देने को सहमत हुए। दोनों देशों ने अपनी जो सैनिक गतिविधि थी या सैनिक जो जानकारी थी वो आपस में साझा की। सितंबर 1987 में अमेरिका व सोवियत संघ रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अंतर्गत दोनों देश अपनी सैनिक गतिविधियों के बारे में एक दूसरे को जानकारी साझा करने पर सहमत हुए। समझौते के अंतर्गत मॉस्को और वाशिंगटन में परमाणु जोखिम निस्तारण केंद्र खोले जाने पर सहमति हुई। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शिखर वार्ताएं होती 8 से 10 सितंबर 1987 को। दोनों देशों ने मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गए।
इस संधि से कुल मिलाकर लगभग 1139 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने की बात तय की गई। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन और गोर्बाचोव शिखर वार्ता होती है 1 जून 1988 को। दोनों 4 दौर चले इसके, जिसके अंदर विदेश मंत्रियों ने भूमिगत परमाणु विस्फोट पर पाबंदी की साझा जांच से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अंतर्महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर एक दूसरे को सूचना देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने हेतु भी दोनों देशों के बीच में समझौता होता है। नेक्स्ट, पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने मॉस्को की यात्रा की और पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ की सरकारों के मध्य 6 समझौते हुए तथा 30 व्यावसायिक ठेके दिए गए आपस में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचोव की घोषणा। 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था के मंच से गोर्बाचोव ने घोषणा की कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में काफ़ी कटौती कर देगा। ये घोषणा सोवियत संघ की नीति में आ रहे जबरदस्त परिवर्तन का संकेत थी। बुश और गोर्बाचोव शिखर वार्ता दिसंबर 2-3 दिसंबर 1989 को भूमध्य सागर में अमेरिका व सोवियत युद्धपोतों पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और गोर्बाचोव के बीच में शिखर वार्ताएं संपन्न हुई और राष्ट्रपति बुश ने गोर्बाचोव को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया और अमेरिका व सोवियत संघ ने 2004 में ओलंपिक संघ बर्लिन में कराने के लिए एक अपील जारी की। इसके अलावा सोवियत संघ व यूरोपीय आर्थिक समुदाय में दिसंबर 1989 में समझौता होता है। सबसे बड़ा जो शीत युद्ध को अंत का जो बल मिला उसमें बर्लिन की जो दीवार थी उसको ध्वस्त होना है। यूरोप में जो बर्लिन की दीवार थी जो शीत युद्ध का कलुषित माना जाता था, प्रतीत थी, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार को ध्वस्त कर दी गई। पूर्वी जर्मनी से लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे। इस घटना का सोवियत संघ की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। जर्मनी का एकीकरण। 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों का आर्थिक एकीकरण हो गया। 15-16 जुलाई 1990 को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव से भेंट की। बाद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोवियत राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया, जिसके साथ यूरोप से शीत युद्ध को समाप्त करने पर बल मिला। नाटो द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा। 5-6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बुश ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों के बीच में शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। इसके अलावा हेलसिंकी में गोर्बाचोव बुश वार्ता होती है 8 से 9 सितंबर 1990 को और इसी के पॉजिटिव परिणाम आते हैं। इसके अलावा जर्मनी और सोवियत के बीच में मैत्रिक संधि 9 नवंबर 1990 को होती है। नेक्स्ट, वार्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर 19 नवंबर 1990 को पेरिस में दोनों के बीच में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं और संधि में दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित नहीं की, लेकिन परंपरा शस्त्रों अधिकतम संख्या प्रत्येक के लिए निहित कर दी गई। वार्सा पैक्ट को समाप्त की घोषणा। जो सोवियत संघ ने नाटो के प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट का जो 9 मई 1955 को निर्माण किया था, उसके तहत 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। मॉस्को शिखर सम्मेलन जुलाई 1991 में होता है। 31 जुलाई 1991 को
मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक संधि यानी स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गई। एक बहुत बड़ी घोषणा थी, एक औपचारिक समझौता था जिसके माध्यम से सर्वाधिक खतरनाक एवं विनाशकारी जो शस्त्र थे, इतनी कटौती स्वेच्छा से सहमति हुई। हम कह सकते हैं कि जो स्टार्ट संधि थी वो वास्तव में शीत युद्ध के अंत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसके अलावा युद्ध निषेध के बारे में कोरियाई समझौता 12 दिसंबर 1991 को उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के अंदर शांति और अस्तित्व को लेकर कोरिया युद्ध की पूर्ण समाप्ति हुई, ऐतिहासिक समझौता हुआ। नाटो शस्त्र भंडारों में 80% की कटौती की घोषणा नाटो सदस्यों द्वारा अक्टूबर 1991 को की गई। अफगान समझौता हुआ 1979 में, जो दूसरा युद्ध की शुरुआत इसी से मानी जाती है, मगर 1 जनवरी 1992 से इस देश को सैन्य सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी गई। इसलिए 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच में इसको लेकर अफगानिस्तान समझौता होता है। तो ये सब कारण, ये घटनाएं रही जिनके कारण शीत युद्ध के अंत को बल मिला। हम अब शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे, ये तो घटना ही थी, हमने ऊपर जो आपको चर्चा की। अब वैसे ही उसकी समाप्ति के क्या क्या कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध के अंत को विदाई मिली। तो इसमें बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत संघ के बागडोर उनके हाथ में थी, उनका व्यक्तित्व और नीतियों ने शीत युद्ध के अंत को बहुत बड़ा बल प्रदान किया। मार्च 1985 में सोवियत संघ की जो बागडोर है वो मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आई और दुनिया के अंदर गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है। उनकी जो ग्लानोस्त और पेरेस्त्रोइका 2 नीतियाँ थी, इसकी बहुत महत्वपूर्ण नीतियाँ थी। ग्लानोस्त और पेरेस्त्रोइका नीतियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के नेतृत्व में जिस प्रकार उदार, सौम्य और समझौतावादी राजनीति का आश्रय लिया, उसने विश्व शांति राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। तो गोर्बाचोव ने एक महत्वपूर्ण, उसके व्यक्तित्व के कारण, उन्हीं राजनीतिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरा, सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां थी। 1980 के बाद सोवियत संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और इस वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की संकट में उत्पन्न हो गई और आर्थिक प्रगति मंद होती जा रही थी। इन सब को मद्देनजर रखते हुए सोवियत संघ ने शीत युद्ध की समाप्ति के लिए वो सब प्रयास किए जो कि एक महाशक्ति को करने चाहिए थे, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी थी। तीसरा, सोवियत संघ का बिखराव हो गया था। 1990-91 का जो वर्ष है वो बहुत ही सोवियत संघ के लिए उथल पुथल का रहा है। 9 अगस्त 1991 की जो तख्ता पलट घटना से गोर्बाचोव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा और गोर्बाचोव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने विफल रहे और इसके जो गणराज्य थे वो स्वायत्तता की मांग रखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से बिखराव की स्थिति उत्पन्न होती है सोवियत संघ के अंदर। चौथा, साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, संघर्ष था।
सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का जो कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी कि एक सर्वाधिकारी दल तथा बहुकेंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था थी, मगर 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर ली गई। और मुक्त बाजार व्यवस्था जिसके अंदर सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई कि अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यापार करे, बिजनेस करे, आगे बढ़े, एक स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाया गया। तो ये सब कारण रहे थे कि जिस वजह से शीत युद्ध को अंत को बल मिला। अब शीत युद्ध की समाप्ति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना थी विश्व राजनीति में। उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर इसकी समाप्ति का प्रभाव पड़ा तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध की जो समाप्ति के वर्ष 1985 से 91 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव केंद्रों में कमी आई और कतिपय संकटपूर्ण समस्याओं का हल खोजना आसान हुआ। इस घटना से समाप्ति से इराक ईरान युद्ध की समाप्ति होती है 1980 के अंदर। अफगान समस्या का समाधान होता है 1988 के अंदर। नाविया की स्वतंत्रता 1988 के अंदर। कुवैत को मुक्त कराने में 1991 में। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलजुल कर कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी भूमिका अदा कर सका। खाड़ी संकट में भी राष्ट्रपति बुश और गोरबाचोव के अंदर जबरदस्त सहमति देखी गई। पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए शांति वार्ता का माहौल तैयार किया गया। सोवियत संघ को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पश्चिमी देश आगे आए और शीत युद्ध के अंत के साथ ही सोवियत संघ का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के भंग होने की घोषणा भी कर दी। इसके साथ ही 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया और गोरबाचोव ने अपनी सत्ता थी वो रूसी नेता बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिए और विश्व के अंदर ऐतिहासिक दृष्टि से जो गोरबाचोव की अपनी नीतियां थी, उदारवादी और लोकतंत्रवादी नीतियां थी, उसकी काफ़ी सराहना हुई। इस प्रकार गोरबाचोव ने बहुत ही उदारतापूर्वक नीतियां अपनाई जिसकी विश्व बिरादरी ने बहुत ही प्रशंसा की। सोवियत संघ के पतन के बाद एक ध्रुवीय विश्व के रहते विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान के उपाय सीमित हो गए, क्योंकि इस समय एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, यानी अमेरिकी महाशक्ति के रूप में उदय होता है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इस प्रकार से समस्याओं के समाधान में काफ़ी समस्याएं आई, क्योंकि एक ही गुट था, एक ध्रुवीय विश्व था। और इस तरह जो गुटनिरपेक्ष देशों और जो विकासशील देशों की जरूरतें और हित थे, उनकी उपेक्षा होने लगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का परिणाम पश्चिमी एशिया में अरब इजराइल विवाद के लिए शांति वार्ताएं चल रही है और शीघ्र ही किसी सर्वसम्मत समझौते की आवश्यकता है, आशा है। 29 अक्टूबर 1991 को पेरिस में कंबोडिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, इसलिए कंबोडिया में शांति स्थापित होने पर बल मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के अंत से विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए वातावरण की शुरुआत होती है और विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से कई सारे ऐसे घटनाएं घटित होती है जो विश्व को एक नए आयाम में प्रस्तुत करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।